हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अर्थात इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से जो शुरू हुए थे उस संदर्भ में कई अलग अलग विषयों पर बातचीत कर चुके हैं। कल हम लोगों ने बैंकिंग रिफॉर्म के ऊपर चर्चा की थी और आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट रिफॉर्म की। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टॉक मार्केट से मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग शेयर बाजार, इक्विटी मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन सब विषयों पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक इक्विटी मार्केट या मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हमको समझने में ये दिक्कत जाएगी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इस पर क्या असर पड़ा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत हुई और जब भारत में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव बढ़ा तो एक तरफ जहां पब्लिक सेक्टर जो उद्योग थे, सार्वजनिक उद्योग थे, उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाना शुरू हुआ, यानी उनके शेयर्स बेचे जाने लगे। दूसरी तरफ अनेक सेक्टर्स में, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या सर्विस सेक्टर हो, जो है नए नए उद्योग लगाए जाने लगे जो निजी उद्योग हुआ करते थे। इसके अलावा जो नीतियों में जो परिवर्तन किए गए, जो कानून में बदलाव किए गए, जो लाइसेंसिंग की प्रणाली में जो लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट किया गया, उसके कारण निजी उद्योगों की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ी। तीसरी बात ये कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ तो विदेशी कंपनियां भी भारत में या तो भारतीय कंपनी के साथ मिलकर या इंडिपेंडेंटली, जहां पर उनको 100% एफडीआई का उनको दिया गया था, अलाउ किया गया था, तो 100% एफडीआई के साथ वो लोग भारत में आए। तो ये सब जो चेंजेस हो रहे थे, इन सब का असर भारत के स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार पर भी हुआ। अब शेयर बाजार पर इसका असर हुआ तो शेयर बाजार में किस तरह से बदलाव आए, कैसे चेंजेस होते गए और क्या क्या चीजें, क्या क्या बदलाव के कारण हमको दिखाई पड़ा और क्या इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ा, भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा, इसकी चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो पहली चीज तो ये स्पष्ट हो गई कि ये टॉपिक हमारे सामने आया क्यों आया। इसलिए क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो एलपीजी की नीति अपनाई गई उसने भारत में निजी उद्योगों की संख्या में भारी वृद्धि की और उन निजी उद्योगों को पूंजी लेने के लिए, पूंजी उगाहने के लिए उन्हें इक्विटी मार्केट यानी शेयर बाजार की जरूरत थी और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होने लगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार, तो वित्तीय बाजार का मतलब यह है कि इन विच द फाइनेंशियल मार्केट वेयर द पीपुल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स एट लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड सम सिक्योरिटीज इंक्लूड स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड प्रेशियस मेटल। यानी फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज यानी वित्तीय प्रतिभूतियों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डेरिवेटिव्स को डेरिवेटिव्स ही कह सकते हैं, और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स के साथ साथ जो है हम लोग और भी शेयर्स वगैरह का भी, यहाँ पर स्टॉक्स और बॉन्ड्स का भी व्यापार करते हैं। तो आप सरल भाषा में इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसा बाजार, एक ऐसा वित्तीय बाजार जहां पर कि शेयरों की खरीद बिक्री होती हो, यानी शेयर खरीदे या बेचे जाते हों। जो बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड यानी कि जो कंपनियों ने अगर बॉन्ड जारी किया और उस बॉन्ड के बदले में उन्होंने पैसा बाजार से उगाहा, लोगों से लिया, तो बॉन्ड की खरीद बिक्री की जाती है। इसके अलावा सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि किसी कोई चीज भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हमने 10 साल आगे जो घटना होने वाली है उसके लिए पहले से ही एक वादा कर दिया या वादा खरीद लिया। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से आप समझिए, मान लीजिए आपने एक तय कर लिया कि भाई बाजार में ब्याज दर बढ़ने वाला है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है और घट भी सकता है, लेकिन आपने आज ही ये तय कर लिया कि चाहे ब्याज बढ़े
या घटे, लेकिन हमें आज ब्याज के दर से ही आप जो है अपनी चीजों को खरीद बिक्री आप कर लीजिए। यानी 5 साल आगे तक के लिए भी ये तय कर लिया कि इस दर पर ही आप हमें वस्तु सप्लाई करेंगे, देंगे। तो इसमें दोनों पक्षों को फायदा ये होता है कि जो सप्लाई करने वाला यानी जो बेचने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका कमोडिटी हो या शेयर हो या कोई भी चीज हो, उसको आगे तक के लिए बेचने का जो है उसको एक एश्योरेंस मिल जाता है। और खरीदने वाले को ये फायदा हो जाता है कि चाहे रेट बढ़े या घटे, उसको उसी रेट पे चीज मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो खरीदने वाले को फायदा हो गया, और अगर घट गया तो बेचने वाले को फायदा हो गया। ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसी को डेरिवेटिव कहा जाता है। तो एक तो हो गया शेयर, इक्विटी शेयर, यानी कोई उद्योग है और उद्योग लगाने के लिए उसने जो है बाजार से पैसा उगाहा, जिसको हम कहते हैं शेयर। अब पहली बार जब वो शेयर जारी करता है तो वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट, और जब वो शेयर जारी हो जाता है, उस जारी होने के बाद यानी इशू होने के बाद उन शेयरों की जो खरीद बिक्री की जाती है उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो देखिए यहां पर शेयर बाजार के बारे में, सिक्योरिटी मार्केट के बारे में एक सामान्य जानकारी हमने यहां पर दी, क्योंकि हमारा टॉपिक यहां पर शेयर बाजार के बारे में नहीं है, वो अलग टॉपिक होगा। यहां पर हम आपको बताना ये चाहते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण शेयर बाजार पर, स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा और उसमें क्या चेंजेस आए। तो देखिए यहां पर दो चीजें हैं। अगर जब फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे तो एक आएगा कैपिटल मार्केट, जहां पर लॉन्ग टर्म इक्विटी को खरीदा या बेचा जाता है, यानी लंबे समय तक के लिए शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। और दूसरा है मनी मार्केट, जो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 1 साल या 1 साल से कम तक के लिए अगर शेयरों की खरीद बिक्री होती है तो उसे कहते हैं मनी मार्केट। और जब साल भर से ज्यादा के लिए शेयरों की खरीद बिक्री करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए शेयरों की खरीद बिक्री करेंगे, तो क्या कहेंगे, कैपिटल मार्केट। तो मोटा मोटी तौर पर आप ये बात ध्यान रखिए कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, शेयर बाजार, डेरिवेटिव, ये शब्द जब भी आप शेयर बाजार पढ़ेंगे इन शब्दों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब हम शेयर बाजार की बात करेंगे, कैपिटल मार्केट की बात करेंगे, मनी मार्केट की बात करेंगे, तो उसमें क्या आएगा, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, यानी जहां पर वो जगह, वो बाजार जहां पर शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, तो वो क्या हो गया, स्टॉक मार्केट। जैसे कपड़े का बाजार, जैसे मेटल धातु का बाजार, जैसे अनाज का बाजार, ऐसे शेयर का बाजार। तो शेयर का बाजार मतलब स्टॉक मार्केट। जहां बॉन्ड खरीदे जाते हैं, भले प्राइवेट कंपनी का हो, सरकारी उद्योग का हो, तो बॉन्ड मार्केट है ना। तो ये सब जो बाजार यहाँ पर जिक्र करते हैं उसका सामान्य अर्थ यही होता है। अब क्या होता है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो कैपिटल मार्केट जो होता है ये क्या करता है, द रेजिंग ऑफ कैपिटल। मकसद क्या रहता है, कैपिटल रेज करना, यानी पूंजी बढ़ाना, पूंजी कलेक्ट करना, कैपिटल कलेक्ट करना। रेज मतलब कलेक्ट करना, बढ़ाना, अपने पास लाना। द ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन डेरिवेटिव मार्केट। और डेरिवेटिव मार्केट मैंने जैसे अभी कर्ज का आपको बताया कि कर्ज लिया और अभी के रेट से आपने तय कर लिया कि 5 साल तक हमें यही रेट रखना है। एक सिंपल एग्जांपल से बताया, देखिए यहाँ पर वही चीज होता है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क, यानी रिस्क बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन हमने आज ही तय कर लिया कि भले ही चाहे जो भी हो, लेकिन हमें कोई भी चीज इसी रेट पर चाहिए, वहां पर वो कहलाता है डेरिवेटिव मार्केट, है ना, डेरिवेटिव मार्केट। तीसरी चीज होती है ट्रांसफर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मनी मार्केट में जो क्या होता है, क्योंकि उसमें तो पैसा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर से कम के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इससे बाजार में क्या होगा, लिक्विडिटी बनी रहेगी। तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी मार्केट या ट्रांसफर लिक्विडिटी मार्केट। और इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये हुआ कि इन द मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब करेंसी मार्केट, यानी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना है या विदेशी मुद्रा का उपयोग करके हम जो है कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए
लिए जो है हमारा होता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये बेसिक चीज आ गई कि हमें पता चल गया कि फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट की जरूरत क्यों है। तो जरूरत इसलिए है क्योंकि जब इतने सारे उद्योग होंगे, निजी उद्योग होंगे, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, और सबको कैपिटल चाहिए होता है अपने उद्योगों के विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए या नया उद्योग लगाने के लिए, तो पूंजी अपनी जेब से लगाने के बजाय अगर पब्लिक से थोड़ा थोड़ा पूंजी इकट्ठा कर लिया जाए, कंपनी अपनी साख यानी कि अपनी क्रेडिट के आधार पर जब पूंजी इकट्ठा करती है तो वही की किस नाम से जानते हैं हम लोग, शेयर के नाम से जानते हैं। तो इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफी मदद मिलती है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब शुरुआती समय में, क्योंकि डेवलपमेंट तो हम लोग 1991 के बाद देखेंगे, लेकिन 1991 से पहले क्या स्थिति थी, कैसा चलता था काम, तो 1991 से पहले भी हमारे पास शेयर बाजार भी था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी था, लेकिन उतना ज्यादा उन सब चीजों का प्रचार प्रसार नहीं होता था, उनका जो ट्रांजैक्शन होता था वो बहुत कम हुआ करता था। तो उस समय कौन कौन से सेक्टर्स काम करते थे, तो देखिए उस समय औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट क्या क्या चीजें की गई, IFCI की स्थापना की गई, यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI की स्थापना की गई, और 1948 में और क्या किया गया, ICICI की स्थापना की गई। ये सब इंडस्ट्रियल लोन देते थे। ICICI इसका मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI 1955 में स्थापित किया गया। 1955 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में स्थापित किया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IRCI, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB जैसी संस्थाएं भी 1991 में बनाई गई। FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 1991 में बनाई गई। इसके अलावा एक और संस्था जो इंटरनेट के थ्रू काम करती थी उसका नाम था ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI, OTCEI यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI की स्थापना 1992 में की गई। इस तरह से भारत में कई ऐसी संस्थाएं थी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और उद्योगों को कर्ज देती थी और उनको मदद करती थी नए उद्योग लगाने में या इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में। लेकिन ये 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं रहा, क्योंकि 1991 में जो आर्थिक स्थिति थी भारत की, उस स्थिति से बाहर आने के लिए एक बड़ा चेंज करने की जरूरत थी और उस चेंज का इम्पैक्ट शेयर बाजार पर यानी स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। तो देखिए क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो आया कि शेयर बाजार, शेयरों की खरीद बिक्री तो होती थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो आप जानते हैं बहुत पुराना भारत में, जो 1875 में स्टैब्लिश हुआ, 1875 में इतना पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन बहुत कम संख्या में वहां पर शेयर होते थे। क्योंकि पहली बात तो ये शेयरों की संख्या इसलिए ज्यादा नहीं होती थी क्योंकि ज्यादातर जो सेक्टर्स थे वो पब्लिक सेक्टर में होते थे, और पब्लिक सेक्टर का मतलब हुआ सरकार खुद अपनी पूंजी लगा करके उद्योग स्थापित करते थे। निजी क्षेत्रों को उतनी इजाजत ही नहीं होती थी, उतनी स्वीकृति नहीं होती थी शेयर बेचने या खरीदने की, तो बहुत सीमित दायरा था उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। लेकिन अब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो ओपननेस बढ़ा, खुलापन बढ़ा, लिबरलाइजेशन बढ़ा, नीतियों में बदलाव आया जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखिए सेबी की स्थापना हुई 1988 में।
सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। सेबी की स्थापना 1988 में हुई और ये जो है पहले शुरुआत में तो केवल एक बोर्ड के रूप में ये एस्टैब्लिश किया गया था कि जितनी भी जो शेयर खरीदने बेचने वाली कंपनी थी या शेयर जारी करने वाली कंपनियां थी उनको ऊपर नियंत्रण रख सकें। 4 साल लगे इनको। 1992 में जाके संसद में एक एक्ट लाया गया, सेबी एक्ट, और उसके तहत ये स्टैट्यूटरी एक वैधानिक संस्था बन गई। दिस बिकेम एन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो क्यों बनाया? क्योंकि उस एक्ट में ये सब प्रावधान किया गया कि क्या काम करना है। तो देखिए, इनको बोला गया सेबी को कि आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेयर बाजार अब बढ़ रहा है। बहुत से उद्योग अपने आईपीओ जारी करेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करेंगे। बहुत सारे शेयर जो उद्योग है वो अपने शेयर को बेचेंगे, पुराने शेयर को बेचेंगे, नए शेयर खरीदेंगे, सेकेंडरी मार्केट डेवलप होगा, प्राइमरी मार्केट डेवलप होगा। तो वहां जो लोग शेयर खरीदेंगे बेचेंगे उनके हितों को आपको बचाना है, उनके इंटरेस्ट को बचाना है, जिससे शेयर बाजार में विश्वास बना रहे। क्योंकि बहुत सारी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां क्या करेंगे, जनता का पैसा तो ले लेंगी चालाकी से, लेकिन वो जिस पर्पज से उन्होंने पैसा कलेक्ट किया है उसमें लगाएंगे नहीं। तो बेचारे जो जनता है जिनको शेयर बाजार की जानकारी नहीं होती बहुत ज्यादा, वो लोग इससे ठगे जाएंगे। इससे हमारी इकोनॉमी पर नकारात्मक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और शेयर बाजार का डेवलपमेंट भी नहीं होगा और जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बदनामी भी होगी। तो ये जो सेबी है उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है पब्लिक के इंटरेस्ट को देखेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स जारी किए जाएंगे, बेचे खरीदे जाएंगे, उनसे संबंधित नियम वगैरह बनाएंगे। जो कंपनियां आईपीओ वगैरह लाएगी उसको आप रजिस्टर्ड करेंगे, पंजीकृत करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कोई कंपनी में कोई इंटरनल ट्रेडिंग होता है, यानी कोई कंपनी का ही कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंपनी के लूप होल्स चालाकी से किसी दूसरी कंपनी को बताते हैं, ऐसे लोगों को भी आप पेनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड पॉलिसी है शेयर बाजार की उसका वायलेशन होगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई सेबी को। और भी बहुत से काम है जो सेबी के दायरे में लाए गए। ठीक, और इस तरह से सेबी का एक बोर्ड बनाया गया, एक चेयरमैन होते हैं उसके, जो वर्तमान में अजय त्यागी हैं और वो जो पूरा बोर्ड होता है वो सारा काम जो है उनके पास रहता है। वो उसको चेक करते हैं, नियम बनाते हैं, उप नियम बनाते हैं और उनको बाजार में लागू करते हैं। तो सेबी की स्थापना जो है स्टॉक मार्केट चेंज में एक बहुत बड़ा कदम था जो 1991 पॉलिसी के इंपैक्ट से रिलेटेड है। अब दूसरी चीज जो देखने में आई वो ये कि जब लोग शेयर बाजार में शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो लोगों को एक भरोसा चाहिए कि कौन सा शेयर खरीदे, कौन सा शेयर अच्छा होगा। तो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी डेवलप हो गई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे दो नाम मैं आपको बताता हूं, क्रिसिल CRISIL, क्रेडिट रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इन 1988 में डेवलप हो गया था ये। लेकिन इनको जो है ना प्रभावशाली ढंग से ये काम इफेक्टिवली काम ये 1991 के बाद ही शुरू हो पाया, जब शेयर बाजार ग्रो करने लगा। और एक और संस्था है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसको बोलते हैं इकरा, ICRA। इसका मतलब, इसका नाम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये 1991 में बना। दिस वाज फॉर्म्ड इन 1991। अब इन संस्थाओं का काम क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कोई उद्योग है, कोई कंपनी है, उन्होंने अपने शेयर जारी किए और दोबारा वो शेयर जारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया पिछले 5 साल 10 साल में,
इसके आधार पर वो रेटिंग देते थे। उनका परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, वो लोगों को रिटर्न कैसे दे रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता क्या है। तो कोई भी व्यक्ति अगर शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो उस रेटिंग एजेंसी की विश्वसनीयता जो है उसके आधार पर वो उस कंपनी में निवेश करते हैं। तो इसका प्रभाव भी बढ़ा। तो दिस वाज आल्सो ए बिग चेंज। फिर एक और चेंज आया, म्यूचुअल फंड। 1991 से पहले इतने सारे म्यूचुअल फंड नहीं हुआ करते थे, म्यूचुअल फंड आ गया। म्यूचुअल फंड का बहुत ज्यादा विस्तार होने लगा। पहले तो 1991 से पहले तो बस एक ही म्यूचुअल फंड हुआ करता था, US 64 UTI का, है ना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। अब तो वो है भी नहीं संस्था, UTI का US 64 होता था, है ना। तो वही जो है पूरा म्यूचुअल फंड, उसी में लोग निवेश करते थे। उसमें भी बाद में घोटाला हो गया, जिसके कारण फिर UTI को ही बदलना पड़ा, उसके ढांचे को बदल दिया गया। लेकिन यहाँ हम बात ये कहना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है उसका बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और इस तरह से म्यूचुअल फंड में एक चेंजेस आए। बड़ी संख्या में जो उद्योग थे, कंपनियां थी, उन्होंने म्यूचुअल फंड स्थापित किए। आपने नाम सुना होगा, SBI म्यूचुअल फंड, कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड, ऐसे और HDFC म्यूचुअल फंड। क्या करते हैं ये म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड शेयर बाजार का एक दूसरा रूप है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो निवेश इस तरह से करते हैं, ऐसे डिवाइड करके कि कुछ फंड जो है वो कलेक्ट करके वो ज्यादा रिस्क वाले सेक्टर में करते हैं, कुछ जो है गवर्नमेंट सेक्टर में सिक्योरिटीज में करते हैं, कुछ कम रिस्क वाले सेक्टर में करते हैं, जिससे पब्लिक को, यानी जो उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग हैं, उनको एकदम से ऐसा ना हो कि उनको लगे कि मैंने जो पैसा लगाया वो एकदम से कम हो गया या घट गया, क्योंकि शेयर बाजार में इसकी संभावना रहती है। शेयर बाजार में अगर आपने शेयर खरीदा, एक शेयर की कीमत 100 रुपए, लेकिन अचानक कोई ऐसा बड़ा बदलाव आया और उस कंपनी के शेयर की कीमत एकदम कम हो गई, पता चला 100 रुपए की जगह वो 30 रुपए का हो गया, तो पता चला पर शेयर 70 रुपए का नुकसान आपको हो जाएगा। 1 लाख शेयर की कीमत आपकी 30,000 रह जाएगी। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। थोड़ा वो जो उद्योग रहते हैं, वो जो म्यूचुअल फंड चलाने वाली संस्थाएं होती हैं, वो अपने एक्सपर्ट के माध्यम से अलग अलग जगहों में निवेश करती हैं। तो म्यूचुअल फंड्स की संख्या बहुत सारी बढ़ गई, ये एक मार्केट में चेंज आया। तो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज्ड इन इंडियन मार्केट, और ये म्यूचुअल फंड का विस्तार इससे पहले यूएसओ में और यूरोपियन मार्केट में काफी बड़ी संख्या में हो चुका था। तो म्यूचुअल फंड का जो विकास और विस्तार हुआ, ये 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका एक इंपैक्ट माना जा सकता है। एक और चेंज आया, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल, अब जैसे मैंने बताया कि भाई लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो बहुत सारे ऐसे उद्योगपति आए जिन्होंने अपनी कंपनी लगाने का प्रयास किया, अपना उद्योग, इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी इज द मोस्ट रिस्की कंपनी। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी लगाना है तो बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं होता ना कि भाई आपने लोगों का बीमा किया, इंश्योरेंस किया, लाइफ इंश्योरेंस किया, आपने कैपिटल लगा के, और पता चला उसी साल कोई ऐसा कोई त्रासदी हो गई, कोई डिसास्टर हो गया, बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हो गई, तो कंपनी तो उतना पैसा दे ही नहीं पाएगी, डेथ क्लेम ही पे नहीं कर पाएगी, तो घाटे में चली जाएगी कंपनी। तो बहुत सारे ऐसे व्यापार होते हैं, बिजनेस होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं जिसमें बहुत रिस्क होता है। ऐसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री होता है, ऐसे ही कोई आप स्टील का इंडस्ट्री लगाएंगे, उसमें भी रिस्क रहता है। पहले तो बहुत सारा कैपिटल लगाओ, फिर कैपिटल लगाने के बाद स्टील बनाओ, फिर वो स्टील को जो है, आपका स्टील अच्छा हो तो मार्केट में बिकेगा, नहीं तो फिर स्टील आपका डंप हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं, तो जो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए भी तरीके निकाले गए, और ये सब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से हमने सीखा। क्या तरीका? वेंचर कैपिटल, हिंदी में इसका नाम बहुत स्पष्ट है, उद्यम पूंजी। उद्यम पूंजी क्या करते हैं? जो ऐसे बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनियां या ऐसे उद्योगपति जिनके पास बड़ी मात्रा में कैपिटल होता है, वो ऐसे रिस्क वाले बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं। ऐसे जहां पर रिस्क है वहां पर वो कैपिटल लगाते, पूंजी लगाते, लेकिन रिस्क है
तो लाभ होने की संभावना भी ज्यादा होगी। तो ऐसे रिस्क वाले जो बिजनेस होते हैं उनको लगाने के लिए जो ये कंपनियां, ये जो उद्योग जो कैपिटल देते हैं उन्हीं कहा जाता है वेंचर कैपिटल। तो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद वेंचर कैपिटल जो है इसकी मात्रा भी बढ़ी और ऐसे उद्योगों की संख्या भी बढ़ी जिनमें जोखिम ज्यादा था लेकिन उसके बावजूद भी व्यापार शुरू किए गए। इसके अलावा आप देखेंगे शेयर बाजार में बहुत से चेंजेस आए जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं। डीमटेरियलाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कि मटेरियलाइजेशन को खत्म करना। अब ये क्या हो गया? मटेरियलाइजेशन को खत्म क्यों करें? अरे भाई, पहले शेयर खरीदते थे तो कैसे खरीदते थे? कागज का टुकड़ा मिलता था, उसको संभाल के रखो, उसको बेचना होगा तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स होते उनके पास लेके जाओ, फिर उनको वो दिखाओ, पता चला रास्ते में गीला हो गया, भीग गया, वो जल गया, फट गया, बड़ी समस्या होती थी। तो लोगों का विश्वास जो है वो कम हो जाता था कि भाई ये खरीद लेंगे, ये कागज का टुकड़ा गुम गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमें नहीं करना। सरकार ने इसका तरीका निकाला, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के साथ, ग्रोथ के साथ ये निकला तरीका, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। जब भी आप शेयर खरीदेंगे, शेयर बेचेंगे, शेयर का ट्रांजैक्शन करेंगे, यहां तक कि म्यूचुअल फंड का भी ट्रांजैक्शन अगर आप लगातार करते हैं तो आपके पास एक डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होना चाहिए, यानी कि वहां पर आपको कागज का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा, कोई ऐसी चीज आपको नहीं दी जाएगी जिसको आप अपने घर में जाकर के रखने की जरूरत पड़े। आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे उसकी पूरी जानकारी रहेगी कि आपने कितना शेयर खरीदा, कितना बेचा। इवन एक ही दिन में आप शेयर खरीद बेच सकते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? जब इंटरनेट के माध्यम से आपके पास 100 शेयर हैं किसी कंपनी के और आपको शेयर बेचना है, आपने सुबह जब जैसे ही शेयर बाजार ओपन हुआ आपने खोला और आपने उसमें हिट किया कि भाई मुझे 20 शेयर बेचना है, आपका 20 शेयर जो खरीदार होंगे आपके 20 शेयर खरीद लेंगे और आपने बेच दिया, उतना पैसा आपके अकाउंट में आ गया। तो क्या हुआ? इससे डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट से शेयर ट्रांजैक्शन करना आसान हो गया और यह संभव तब हुआ जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से के कारण विदेशों से, बहुत सारे दूसरे देशों में ये पहले से ही प्रचलित था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में ये सब चीजें प्रचलन में थी, तो भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई। और 1996 में हमारे देश में एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हो चुकी थी, जिसके बारे में आगे हम बताएंगे भी आपको। उसमें जो है पूरे देश में इस तरीके से शुरुआत की गई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1996 में, और ये डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने की जो शुरुआत हुई उससे शेयर बाजार में लोगों का भरोसा भी बढ़ा और नंबर ऑफ पीपल ट्रांजैक्शन मेकिंग ट्रांजैक्शन इन शेयर मार्केट ऑल्सो इंक्रीज, यानी शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी। एनएसई की हमने चर्चा की। एनएसई इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एनएसई की स्थापना कब हुई? 1992 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पहले से ही हमारे देश में एक स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना मौजूद था। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बहुत ही पुराना, 1875 है ना। इसमें 30 जो ब्लू चिप कंपनियां होती थी, उन 30 ब्लू चिप कंपनियों के आधार पर यहां पर क्या होता था, जो शेयरों के उतार चढ़ाव यहां पर देखे जाते थे। 30 ब्लू चिप कंपनियां होती थी, जैसे एचडीएफसी इसमें था, एसीसी इसमें था, कुछ औद्योगिक क्षेत्र की इंफोसिस इसमें था, और भी ऐसे 30 कंपनियों के नाम आप देख सकते हैं। 30 कंपनियों के आधार पर ये जो है शेयरों का उतार चढ़ाव, तो वो शेयरों का उतार चढ़ाव किससे देखते थे? सेंसेक्स से। सेंसेक्स जिसकी शुरुआत 1986 में की गई थी, लेकिन उसका जो मापदंड था वो 100 मापदंड, वो 78-79 का माना गया था। मतलब आधार वर्ष 78-79 था और शुरुआत 86 से हुआ, तो वो 100 मानकर 78-79 का 100 मानकर फिर शेयर मार्केट बढ़ता गया। और आज आप सेंसेक्स देखते हैं तो आपको पता चलता है 36,000 हो गया, तो 24,000 हो गया, तो 32,000, 32,000, वो धीरे धीरे बढ़ते ही हुआ है।
यानी कंपनियों के, कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ी और कुछ की घटी, लेकिन ओवरऑल क्या रहा, तो बढ़ा हुआ रहेगा तो बढ़ा हुआ आ जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें, और घटा हुआ रहेगा तो घट जाएगा थोड़ा सा। तो वही बढ़ा हुआ घटा हुआ की जो शुरुआत है सेंसेक्स की हुई। तो हमारे देश में एक तो बड़ा ये बाजार है ना, शेयर बेचने खरीदने का, और दूसरा बाजार है हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हुई, 1992 में। और इसमें 30 नहीं, इसमें 50 कंपनियों को स्थान दिया गया। तो 50 कंपनियों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द 50 कंपनीज, जो इंडेक्स तैयार होता है उसको कहते हैं निफ्टी। तो आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, एक तो सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी। निफ्टी चूंकि बाद में शुरू हुआ तो उसका आंकड़ा थोड़ा कम रहता है, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 ऐसे चल रहा होगा अभी। जैसे 2020 में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी अगर आप निफ्टी देखेंगे तो 10-11 हजार के रेंज में होगा, और सेंसेक्स देखेंगे तो आपको जो है वो 35-36 हजार, या उससे अगर थोड़ा कम हो गया, जैसे अभी थोड़े दिन पहले काफी कम हो गया, तो ऐसे कम रेंज में आपको दिखेगा। तो उसके पीछे का कारण यही है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने देश में बन गया, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खासियत क्या थी, इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग देश में कहीं से भी किया जा सकता है, फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम द कंट्री, एनी प्लेस यू कैन मेक ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेट। तो एनएसई ने शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट को और आसान कर दिया। तो एनएसई का महत्व बढ़ गया, और ऑलरेडी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास था ही, साथ साथ ट्रांजैक्शन जो है इंटरनेट के माध्यम से तेजी से होने लगे, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट बन गए, तो उससे भी शेयर ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो गई। लेकिन हमारे देश में अभी इन्वेस्टर्स उतने एजुकेटेड नहीं थे, शेयर बाजार में उतने एजुकेटेड नहीं थे। तो क्या करना पड़ा, तो देखिए एक और संस्था बनाई सरकार ने 2001 में, उसका नाम था कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। पहली चीज तो यह कि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें एजुकेट करें। आज भी आता है, टीवी में विज्ञापन देखते होंगे, उसमें आता है भाई शेयर बाजार में निवेश जो है वो रिस्क जोखिम के अधीन है, इसीलिए उसके ब्रोशर को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। एजुकेट करना, लोगों को बताना कि भाई शेयर में निवेश कर रहे हो, अच्छी चीज है, करो आप निवेश, आपका पैसा तेजी से बढ़ भी सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखो घट भी सकता है। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और कभी कभी मान लीजिए कोई कंपनी ने, कोई उद्योग ने अगर जनता का पैसा लिया और उसको प्रॉपर रिफंड नहीं कर पाई, कोई ऐसी कोई बात हो गई, तो कई बार उनको, कस्टमर को प्रोटेक्ट करने की भी व्यवस्था इसमें की गई कि अगर सरकार जो हो सकेगा तो कुछ फंड जो है वो फंड बनाया कि उस कंपनी की मदद कर सकते हैं, या कस्टमर जो उसमें शेयर खरीदने वाले लोग हैं उनकी भी मदद की जा सकती है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठा कि इतनी बड़ी संख्या में शेयर खरीदे बेचे जाएंगे, और बढ़ते गए, शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ती गई, कंपनियों की संख्या बढ़ती गई। केवल जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ही 6,000 के आसपास कंपनियां जो है रजिस्टर्ड हैं। जो हमारी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी 2,000-2,500 के आसपास कंपनियां रजिस्टर्ड है, और उन कंपनियों के माध्यम से करोड़ों लोग शेयर में निवेश करते हैं। तो उनका जो वैल्यू है, उनके शेयरों की जो कीमत है, शेयरों का जो रिकॉर्ड है वो कैसे रखें, तो इसके लिए भी एक एक्ट पारित किया गया, उसको बोलते हैं, एक एक्ट पारित किया गया जिसको कहा जाता है, दो संस्थाएं बनाई गई उसके लिए। पहली डिपोजिटरी सर्विसेज एक्ट पारित किया गया। तो 2 डिपोजिटरी सर्विसेज शुरू की गई, एक नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, NSDL, क्या आ गया, NSDL, और दूसरा CDSL यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब इसका काम समझ लीजिए, बहुत आसान है। ये क्या करते हैं, आप जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चीजों को यानी शेयर खरीदते बेचते हैं तो उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा, है ना, कहीं ने भाई कोई सामान खरीद के लाएंगे तो उसको रखने की तो जगह होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो सामान कुछ नहीं है, यहाँ पे सामान वो जो शेयर खरीदा वो तो डीमेटेरियलाइज्ड है, वो तो
कंप्यूटर की भाषा में है, तो उसको रखने का काम NSDL करता है। और अगर आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कोई शेयर खरीदा बेचा है तो उसको रखने का काम CDSL करता है, या दोनों जो सिक्योरिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक दूसरे से इंटरलिंक होके भी काम करते हैं। तो NSDL एंड CDSL ये दो बड़ी संस्थाएं बन गई जो क्या काम करने लगी, जो डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होते थे और जो शेयर्स खरीदे बेचे जाते थे या इंटरनेट के माध्यम से जो प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन होते थे उन सबको रिकॉर्ड में रखा जाने लगा। और इससे जनता का विश्वास शेयर बाजार पे और बढ़ गया, क्योंकि जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है वो NSDL या CDSL में मिल ही जाता है, कहीं घूमता नहीं है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है कि आपने इतने शेयर खरीदे, इतने बेचे, इस तरह से आपने ट्रांजैक्शन हुआ, इतना पैसा आपको मिला, सब कुछ रिकॉर्ड में उपलब्ध है। तो एक बड़ा चेंज जो है इंडियन इकोनॉमी में इस तरह से भी आया। इसके अलावा एक संस्था बनाई गई, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1996 में नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो जो भी ट्रांजैक्शन उसमें होता है उन सबको रिकॉर्ड में और उनको बाद में उनको सुविधा प्रदान करने के लिए उन जो ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसके अलावा एक और चीज आया, बाई बैक ऑफ शेयर्स। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, उन्होंने शेयर जारी किया, अब उनको लग रहा है कि मुझे मार्केट में इतना शेयर नहीं रखना है, अपना शेयर हमें वापस लेना है ना। तो लिक्विडिटी, कई बार क्या होता है, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए या अपने शेयर को जो है कम करने के लिए बाजार में क्या करती है कंपनियां, बाई बैक भी कर सकती है, यानी अपने शेयरों को वापस खरीद सकती है। दैट इज कॉल्ड द बाई बैक ऑफ शेयर। अब एक और चीज हमारे देश में डेवलप हुआ, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, है ना। ये सब इकोनॉमी में ये सब अभी अभी शुरुआत हुआ है, सब डेरिवेटिव। मैंने बताया आपको, इक्विटी the derivative trading in equities started in June 2000। ये सब धीरे धीरे आते गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो चेंजेस हम करते गए, तो हमने सीखा ग्लोबलाइजेशन से, हमने पॉलिसीज को उदार बनाया, तो जहां जहां जो चीजें रेस्ट्रिक्टेड थी पहले वो सब हमने धीरे धीरे ओपन किया। तो एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग आ गया, है ना। डेरिवेटिव के बारे में मैंने बताया, डेरिवेटिव मतलब जो किसी चीज से डिराइव होता है, किसी चीज से उत्पन्न होता है ना। तो वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने लगे, यानी कि आज हम ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आने वाले 5 साल के लिए वो ट्रेड चलेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि मैं एक बैंक से कर्ज ले रहा हूं, अब बैंक वाले ने पूछा हमसे कि भाई आपको फ्लोटिंग चाहिए या कैसा चाहिए या फिक्स चाहिए, तो हमने बोला कि भाई मुझे फिक्स इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा, आप अगर फिक्स लेंगे तो आपको 9% पे देंगे, और अगर आप फ्लोटिंग लेंगे तो हम 8% पे देंगे। अब हमें तो नहीं पता कि ये 8 की 12 हो जाएगा या 8 का 5 हो जाएगा, लेकिन अगर हम फिक्स लेंगे तो हमारा 9% ही रहेगा। लेकिन कई बार क्या करते हैं लोग, वो बोलते हैं हमें फ्लोटिंग दे दो, हो सकता है आने वाले समय में इंटरेस्ट और कम हो जाए। अब अगर इंटरेस्ट कम हो गया तो वो कंपनी जिसने आपको लोन दिया है उसका घाटा, और अगर इंटरेस्ट बढ़ गया तो आपका घाटा, यानी कि मेरा घाटा जिसने लोन लिया है। अब हमने अगर ये तय कर लिया कि नहीं, आप जो है मुझे इसी इंटरेस्ट रेट पर जो है ये कर्ज दीजिए, भले ही 5 साल बढ़े या घटे, 10 साल तक बढ़े या घटे, तो वो जो रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए जो सिक्योरिटीज होती है, रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए उसे ही कहा जाता है डेरिवेटिव्स। तो भारतीय शेयर बाजार में इस तरह से कई चीजों का जो है डेरिवेटिव के रूप में इस्तेमाल होने लगा, और ये बहुत फायदेमंद हुआ क्योंकि बहुत सारा ट्रेड शुरू हो गया था और लोग चाहते थे कि ट्रेड में रिस्क कम हो, तो इसीलिए डेरिवेटिव मार्केट का भी इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ। तो ये चीज भी आप समझ लीजिए कि एक तरफ शेयर बाजार, और शेयर बाजार में ही ट्रेडिंग में डेरिवेटिव ट्रेडिंग की भी शुरुआत हो गई, है ना। बाई बैक ऑफ शेयर भी हो गया, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी डेवलप हो गया, इसके अलावा NSDL और CDSL भी डेवलप हो गया। ये सब क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हमने अपनी नीतियों में बदलाव किया। अब एक और चीज देखिए, पैन
परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। ये जो है जनवरी 2007 से जितने भी जो भी आप शेयर बाजार में ट्रांजैक्शन करेंगे, स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन करेंगे, एकदम एसेंशियल, अनिवार्य कर दिया गया। यू हैव टू लिंक योर पैन with all the transaction in the share market। तो पैन का अनिवार्य होना, ये जो है बहुत ज्यादा जो करप्शन वगैरह होता था, यानी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता था, पूंजी का दुरुपयोग होता था, उस सबको कंट्रोल करने में इसका बड़ा फायदा हुआ। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल मार्केट का भी असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ा और साथ ही साथ शेयर बाजार पर भी पड़ा। अब मान लीजिए कोई भारत की कोई कंपनी है, अब वो चाह रही है, मान लो इन्फोसिस है या रिलायंस है, वो चाह रहे हैं कि हम अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हमारी कंपनी का शेयर जारी हो और वहां पर जो निवेशक हो वो हमारी कंपनी में अगर विश्वास करते हैं तो वो हमारी कंपनी में निवेश करें, इन्वेस्ट करें, तो इससे हमें कैपिटल मिलेगा। पहले ये चीज संभव नहीं थी, लेकिन एक पॉलिसी के तहत जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो ये इसको कहा गया एडीआर, यानी अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीप्ट, यानी भारतीय कंपनियों को भी विदेशी पूंजी बाजार से पूंजी इकट्ठा करने का अवसर मिला। क्या कहलाएगा ये? अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीप्ट। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि भाई हमारे देश की कंपनियां भी विदेशों से कैपिटल भारत में लाने लगी और इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा, फॉरेन करेंसी स्टोरेज क्या हुआ? बढ़ने लगा। वही जो प्रॉब्लम थी, है ना, 1991 के दौरान क्या प्रॉब्लम थी? विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास आपको सोना गिरवी रखना पड़ा। तो उस समस्या का हल देखिए किस तरीके से हुआ। उस समस्या का हल ऐसे भी एक निकाला गया कि भारत की कोई कंपनी अमेरिका में अपनी जो है शेयर जारी करके जो है लोगों से क्या कर सकती है? पैसा कलेक्ट कर सकती है। इसी तरह से जीडीआर यानी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट, ये भी उसी तरह की व्यवस्था है, सिर्फ अंतर यह है कि ये अमेरिका में जारी नहीं करना है, ये यूरोप में या विश्व के दूसरे देशों में जारी कर सकते हैं। मतलब अमेरिका में अगर कोई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या वहां के स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर जारी करके और आपने डॉलर हासिल किया तो वो हो गया अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट। और अमेरिका के अलावा यूरोप के देशों में ज्यादातर अगर आप कोई अपना शेयर जारी करते हैं और वहां के देशों से अगर आपने कैपिटल पूंजी इकट्ठा की तो हो गया जीडीआर यानी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। लेकिन अब दूसरे देशों में जाकर के आप यानी निजी कंपनियां दूसरे देशों में जाकर अगर कैपिटल इकट्ठा कर रही है तो हम हमारे देश में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो दूसरे देश की कंपनी है वो हमारे देश में भी पूंजी इकट्ठा करने के लिए आ सकती है ना। तो उन्होंने भी हमारे देश में इस तरह से किया भाई, जिसको कह सकते हैं कि भाई विदेशी कंपनियों ने भारत में आकर के शेयर जारी किया और दूसरे लोग जो है हमारे देश की जनता उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भारत में ही एक और डेवलप किया जिसे कहते हैं आईडीआर यानी इंडियन डिपोजिटरी रिसीप्ट। इंडियन डिपोजिटरी रिसीप्ट यानी कि कोई विदेशी कंपनी है और भारत में आकर के वो जो है शेयर जारी करके और पूंजी इकट्ठा करना चाहते तो उनको भी नहीं रोक सकते। अरे भाई हम दूसरे देश में जाके पूंजी इकट्ठा करके ला रहे हैं तो दूसरे देश वाले भी तो हमारे देश में आके पूंजी इकट्ठा करके ले जाएंगे, है ना। तो यही तो है ग्लोबलाइजेशन, यानी दूसरे देश की कंपनियां भारत में आएंगी, भारत की कंपनियां दूसरे देश में जाएंगी और इस तरीके से पूरा विश्व क्या हो जाएगा? एक गांव, एक विलेज बन जाएगा और पूरे विश्व जो है ग्लोबलाइज हो जाएंगे, यानी कि एक ही बाजार के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का भारत भी एक हिस्सा बन गया। तो एडीआर, जीडीआर और आईडीआर के बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिल जाती है। इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग होता था, ये तो कोई नई बात नहीं है। और खासकर जैसे जैसे इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ, डिमेटेरियलाइज अकाउंट डेवलप होते गए, एनएसई और बीएसई जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे इंटरनेट ट्रेडिंग भी बढ़ता चला गया।
जिसको हमने OTCEI के नाम से बताया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना, इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग, बिल्कुल तुरंत जो है आप शेयर खरीद बेच सकते हैं। तो इस तरह से शुरू हुआ। जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म आया उसका इंपैक्ट भी शेयर बाजार पर पड़ा। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या इंपैक्ट आया, तो देखिए बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो हैं भारत की कंपनियों के साथ मिलकर उन्होंने भारत में भी इंश्योरेंस कंपनी डेवलप की। अब जब भारत में इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने डेवलप की तो वहां की जो पॉलिसी थी वो भारत में भी आई। भले ही शुरू में उनको 26% ही लगा करके कंपनी खोलना था, बाद में हो गया 49%। लेकिन जब शुरू में उन्होंने आए तो नए नए टेक्नोलॉजी लाया उन्होंने, नई नई पॉलिसीज लाई उन्होंने, और उसी में एक पॉलिसी थी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब ये क्या होता था, वो क्या करते थे कि जनता से जो पैसा कलेक्ट होता था इंश्योरेंस के नाम पर, जो इंश्योरेंस, उस पैसे को बोलता, वो क्या करते थे, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते थे और शेयर बाजार में लगा करके उससे ज्यादा लाभ हासिल करके जनता को वापस करने की कोशिश करते थे। यानी इंश्योरेंस जिसका मकसद, लाइफ इंश्योरेंस खासकर जिसका उद्देश्य लोगों को इंश्योर करना, जोखिम को कवर करना होता था, वो भी शेयर बाजार में चली गई। और इससे भी भारत का शेयर बाजार जो है वो बढ़ा, क्योंकि जो इंश्योरेंस सेक्टर का जो पैसा था वो भी बड़ी मात्रा में शेयर बाजार की कंपनियों में आने लगा। तो उसको कहा गया, क्या कहा गया, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये भी एक बड़ा चेंज आया, इसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग, ये भी एक नई चीज आई हमारे देश में, है ना। 2003 में एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX 2003 में शुरू किया गया। अब ये कमोडिटी का एक्सचेंज शुरू हो गया। बताइए, अभी तक क्या करते थे, शेयर का खरीद बिक्री करते थे, है ना। उसमें आपको शेयर खरीदना है तो आप किसी कंपनी को पैसा देंगे और आप उसके शेयर खरीद लेंगे, डिमेटेरियलाइज शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब यहां पर बताइए, इन्होंने शुरू कर दिया सोने की ट्रेडिंग, सोना जो है, गोल्ड जो है, कमोडिटी ट्रेडिंग, यानी कि सोना खरीदना बेचना नहीं है। ये तय कर लिया दो लोगों ने कि भाई सोने की कीमत अभी 40,000 रुपए है और ऐसा हो सकता है कि इसकी कीमत बढ़ भी जाए, घट भी जाए। तो हमसे पहले ही, मतलब जो इसमें ट्रेडिंग करेंगे उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई हम जो है 2 लाख रुपए हम इस ट्रेडिंग में लगा रहे हैं और 6 महीने तक के लिए उनको जो है वो बोल दिया गया कि भाई ये 6 महीने तक जो है आपका ये पैसा ब्लॉक रहेगा। अब 6 महीने के बाद जो गोल्ड की कीमत रहेगी उसके हिसाब से आपको हम वापस करेंगे। तो ये जो है कमोडिटी एक्सचेंज कहलाता है, ये कमोडिटी एक्सचेंज। या इसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी हुआ। एग्रीकल्चर में कुछ जैसे कॉटन है, कपास जो है, ये उन्होंने किसानों को ये तय कर दिया कि भाई आप जो है कपास की कीमत इतनी रहेगी इस साल और इस कीमत पे आप कपास जो है हमको दे दीजिए। उद्योगों ने तय किया और पहले ही तय कर दिया, अब कपास की कमी हो, ज्यादा हो, रेट बढ़े या नहीं बढ़े, उस कीमत पर ही कपास उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग कमोडिटी एक्सचेंज के रूप में, कमोडिटी एक्सचेंज में शुरू हुआ। कमोडिटी की ट्रेडिंग इन कमोडिटी एक्सचेंज, तो कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, है ना। ये भी एक नया डेवलपमेंट हो गया, खासकर 2003 में। ये मल्टी कमोडिटी, मल्टी मतलब बहुत सारे कमोडिटी, सोना का भी, कॉपर का भी, सिल्वर का भी, जिंक का भी, और भी कई ऐसे मटेरियल, इवन पेट्रोलियम का भी, यानी इसके आधार पर भी एक्सचेंज चलने लगा। तो कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, ये भी एक नया डेवलपमेंट हो गया। तो भारत में ये जो आप देख रहे हैं कि 1991 की नई आर्थिक नीति के कारण कितने सारे चेंजेस भारतीय अर्थव्यवस्था में आए, और उन चेंजेस में एक बड़ा चेंज जो है ये स्टॉक मार्केट का चेंज भी था। और अब कुल मिला के इन सब चीजों से कैपिटल मार्केट में क्या हुआ, क्या इंपैक्ट आया, तो हमने ये देखा कि इससे हमारे कैपिटल पूंजी बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने शेयर खरीदा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी विदेश के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी शेयर खरीदा, यानी हमारे देश के उद्योगों में विदेश का पैसा भी लगा, यानी विदेशी पैसा हमारे देश में आया।
ठीक है, एक चेंज हुआ। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, भारत के जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, इंस्टीट्यूशनल, केवल लोग ही नहीं, इंडिविजुअल पर्सन नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े जो व्यापारिक घराने, उन्होंने भी शेयर बाजार में पैसा लगाया। इससे भी उद्योगों को पैसा मिला, इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ा। स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन, भारत की जो फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति खराब थी, धीरे धीरे सुधरती चली गई, बेहतर होती चली गई। क्यों? क्योंकि कई तरीकों से बेहतर हुई। आपने देखा कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, उससे भी पैसा आया। इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दिया, उससे भी पैसा आया। बैंकिंग सेक्टर में जो बहुत से विदेशी बैंक आए, उन्होंने भी अपना कैपिटल भारत में लगाया, उससे भी विदेशी पैसा आया। इसके अलावा जो एडीआर और जीडीआर जारी किया, उससे भी विदेशी पैसा आया। तो फॉरेन एक्सचेंज में बड़ी मात्रा में वृद्धि शुरू हो गई। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी था। और डॉलर और रुपए के बीच जो हमेशा जो टकराव यानी कि भुगतान संतुलन की समस्या बन जाती थी कि भाई हमारे रुपए की कीमत बहुत कम हो जाता था, डॉलर की कीमत बढ़ने लग जाती थी, फिर हमें डिवैल्यूएट करना पड़ता था, जो करना भी पड़ा था 1991 में। वो सब समस्या से हम बाहर आ गए और आज देखिए हम कितनी मजबूत स्थिति में हैं कि हमारे पास 507.644 अरब डॉलर, 507.644 बिलियन या अरब डॉलर जो है हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है। यहां पर केवल विदेशी मुद्रा भंडार में केवल फॉरेन करेंसी यानी डॉलर ही नहीं है, इसमें गोल्ड भी है और एसडीआर भी शामिल है। गोल्ड प्लस एसडीआर प्लस फॉरेन करेंसी, ये तीनों चीज मिलकर के स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो आईएमएफ देता है हमको, गोल्ड जो होता है वो भी हमारे पास एक तरह से हमारी धरोहर है मजबूत, और हमारे पास जो विदेशी मुद्रा यानी जो डॉलर के रूप में मौजूद है वो भी हमें मजबूती प्रदान करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा रिजर्व बहुत मजबूत हो गया। स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, जो हमारे देश की जो रोजगार की स्थिति थी, जो हमारे देश में इन्फ्लेशन की स्थिति यानी मुद्रास्फीति की जो स्थिति थी, उसमें भी सुधार हुआ, मुद्रास्फीति की स्थिति में सुधार हुआ, एम्प्लॉयमेंट में सुधार हुआ, जीडीपी में ग्रोथ दिखाई देने लगा। ये सब चेंजेस 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के होने के साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई पड़ने लगा, और स्टॉक मार्केट भी उनका एक बड़ा उदाहरण है। तो स्टॉक मार्केट में जो चेंजेस आए उसके बारे में हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी हमने कोशिश की है कि एक संक्षेप में आपको यहाँ जानकारी मिल जाए। शुरुआत में हमने आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझाते हुए भारत में जो वित्तीय संस्थान थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, शुरुआत में वो कैसे काम करते थे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वो मदद करते थे, उसके बारे में जानकारी दी गई। लेकिन वो अपने आप में संपूर्ण नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। फिर आपको बताया गया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होने के तुरंत बाद शेयर बाजार को जो है रिफॉर्म करने की जरूरत थी, तो सेबी की स्थापना हुई, और सेबी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में भी आपको बताया गया। इसके अलावा वेंचर कैपिटल के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, है ना, और इसके अलावा जो सिक्योरिटीज और जो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी जो लिमिटेड वगैरह बनाए गए उसके बारे में। एनएसई जो है एकदम थोड़ा नया टाइप का एक शेयर बाजार बना, जैसे बीएसई था वैसे एनएसई जो है वो बना, उसके बारे में भी आपने यहाँ पर देखा। इसके अलावा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग किस तरीके से बढ़ा भारत में शेयर बाजार में, उसके बारे में भी देखा। पैन का इस्तेमाल, परमानेंट अकाउंट नंबर का इस्तेमाल शेयर बाजार में होने लगा, ये भी जानकारी आपको दी गई। एडीआर और जीडीआर के बारे में भी आपको यहाँ पर बता दिया गया, और कमोडिटी ट्रेडिंग भी 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बड़ा परिणाम था। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से 1991 की 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो प्रभाव शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार पर या स्टॉक मार्केट पर पड़ा, ये समझने
का एक छोटा सा उदाहरण मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। लेकिन साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि इस पूरे हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ आपसे छूटे नहीं और परीक्षा में, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो या मेंस दे रहे हो या बैंकिंग या इंश्योरेंस का कोई एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक होगा। धन्यवाद।